पे आता है बेटा हमारे पास मेंडल के वंशागति के नियम। वंशागति मतलब जो कैरेक्टर हमारे, जो लक्षण हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जा रहे हैं, उनके आधार पर मेंडल ने कौन कौन से नियम निकाले जिन्हें मेंडल ने वंशानुगति के नियम कहा जाता है। ठीक है ना। पहला है प्रभाविता का नियम। भाई पहले नियम से निकला, किससे निकलता है? एकल संकर प्रयोगों से प्राप्त है। ठीक है। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। ठीक है। इसमें मेंडल ने क्या किया, जब F1 पीढ़ी में क्रॉस कराया, ठीक है भाई, पहले टी और टी में ये क्रॉस कराया तो भाई इस तरीके का पौधा मिला, यानी कि एक ही लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए। ठीक है ना। अब ये लंबे और पौधे का बोने का संकरण कराया तो एक ही लक्षण वाले, जबकि लंबाई वाले लक्षण ने, अब इसमें क्या बोला मेंडल ने कि जो लंबाई वाला लक्षण है उसने बोनेपन वाले लक्षण को क्या किया, प्रकट नहीं होने दिया। तो लंबाई वाले लक्षण को प्रभावी कारक बोला और बोने वाले को क्या बोला, अप्रभावी कारक का नाम दिया। ठीक है ना। ठीक है। और इसी के परिणाम को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहा गया। यह नियम जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्यों में मंदबुद्धि, मधुमेह, ठीक है, वर्णांतरता, आनुवंशिक रोगों के जीन प्रभावी होते हैं। अगर ये प्रभावी हो जाएं, अगर ये जीन प्रभावी हो जाएं तो ये बीमारियां होंगी मनुष्यों में, और प्रभावी जीन की उपस्थिति में। अब ये अप्रभावी जीन है और इनकी दूसरी तुलना में जो प्रभावी जीन है जिसके कारण मनुष्यों में रोग नहीं होते हैं। अगला रोग क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि भाई जब पहली पीढ़ी में बनती है तो गैमेट्स क्या है, आपस में अलग अलग हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है। और गैमेट अलग अलग हो गए तो देखो मेंडल ने अपने एक संकरण प्रयोग के परिणाम के आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम, और ये वाला नियम भी, ये भी कौन से नियम के, एकल संकरण प्रयोग के आधार पर निकला। एक संकरण प्रयोग के प्रयोगों में F1 पीढ़ी में एक समान, ये क्या कह रहा है, F1 पीढ़ी में एक समान लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि F2 में स्वनिषेचन के पश्चात लंबे एवं बौने पौधे प्राप्त होते हैं। ये तो हमें पता है। अब F1 में लंबे एवं बौनेपन के कारक एक साथ रहते हुए एक दूसरे को सम्मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है। अर्थात एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये F2 पीढ़ी में एक दूसरे से पृथक होते हुए 75% लंबे और 25% बौने पौधे बनाते हैं। इस प्रकार युग्मक अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने बताया कि युग्मक अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं, और इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, युग्मकों की शुद्धता का नियम। एक और बात खास कि इस वाले नियम के कोई अपवाद नहीं है। ठीक है बेटा। वे युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी टी एक दूसरे से विसंयोजित सेग्रीगेट होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, और F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण बोनापन भी प्रकट हो जाता है। अतः इस प्रकार युग्मकों में प्रभावी और प्रभावी कारकों का विसंयोजन होता है। पृथक होना मेंडल का विसंयोजन का नियम कहलाता है। ठीक है। अब विसंयोजन के नियम के महत्व क्या है भाई? इससे जीन की संकल्पना होती है। जीन की परिभाषा ये है, वंशानुगति की इकाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को संचरित करती है। प्रत्येक जीव में लक्षण जीन के द्वारा संचरित होता है, हमें पता है। ठीक है। नियंत्रित होता है। जीन में दो युग्म विकल्प भी होते हैं, एक जोड़ी के दो विपर्यासी लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जीन के युग्म विकल्प एक साथ रहते हुए सम्मिश्रित नहीं होते। युग्मक निर्माण के समय ये युग्म विकल्प एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अगला है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये नियम, वो सुनना। ये क्या कहता है कि अगर यह नियम द्विसंकरण और उच्च संकरण के स्तरों पर लागू होता है, इस एकल संकरण पर लागू नहीं होता है। मेंडल के द्वारा किए गए संकरण में, अच्छा, अगर उच्च संकरण प्रयोगों में द्विसंकरण और उच्च संकरणों से प्राप्त होता है, एकल संकरण में नहीं होता, इसमें F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले संयोग प्राप्त होता है। परंतु जब इनको दोबारा उगाया जाता है तो इसमें स्वनिषेचन करा जाता है, तो दूसरे से प्रभावित हुए बिना, यानी कि इसमें लक्षण जो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। आई बात समझ में? और इसलिए इस नियम को आप लोग क्या बोलते हो, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम बोलते हो। अब ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार युग्म विकल्पी के एक प्रत्येक युग्म के सदस्य न केवल पृथक होते हैं, परंतु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहारित करते हैं। अतः एक से अधिक विपर्यासी लक्षणों से जीन एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्र रूप से चले जाते हैं। अब वो YYRR वाला उसने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, तो इसके कारण मेंडल ने क्या किया, जब पहली पीढ़ी बनी उसमें इस तरीके से बने। और वो क्या कहता है, देखो YYRR, ये क्या कहता है, ये Y इस R से भी जुड़ सकता है और ये कैपिटल Y स्मॉल r से भी जुड़ सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि प्रभावी है तो प्रभावी से ही जुड़ेगा, प्रभावी जो है वो अप्रभावी से भी जुड़ सकता है। ठीक है। क्लियर है। सेम ऐसा प्रभावी अप्रभावी का और प्रभावी और अप्रभावी का जोड़ा बनेगा। ठीक है। इस तरीके से उनका जोड़ा क्या है, बनेगा। ओके। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या बनेंगे, इनके जोड़े बनेंगे। ओके। क्लियर है ना बेटा? ठीक है। आगे देखो क्या कहते हैं, उपरोक्त प्रयोग से स्पष्ट होता है कि पीले व गोल बीज वाले जो बीज, ठीक है, वो तो हमारे पैतृक संयोग के अलावा दो नए संयोग बने, पीले व झुर्रीदार और हरे व गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। ठीक है। जो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना युग्मकों के निर्माण में स्वतंत्र रूप से अपव्ययित होते हैं। अब इन नियमों का महत्व क्या था? ठीक है। मेंडल के प्रयोगों द्वारा पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों ने दिए गए ज्ञान के सभी नियमों को सिद्धांतों पर नकार दिया गया, क्योंकि इनमें अधिकतर मात्र काल्पनिक थे, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था।
शुरुआत में तो मेंडल के कामों को मान्यता नहीं मिली, किसी ने पहचानी नहीं। कब मिली? उसकी मौत के लगभग 34 साल बाद। भाई वो मर गया, 65 में तो वो मर गया था, 66 में मर गया, और उसको 1900 में मिली थी, ठीक है। 34 साल बाद मिली थी, जब हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के वॉरेन एरिक वॉन शेरमार्क ने मेंडल द्वारा किए गए कार्यों के समान परिणाम प्रस्तुत किए और मेंडल के कार्यों को महत्व दिया। इनके द्वारा किए गए कार्यों को बाद में आगे चलकर शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को नई दिशा मिली। इसके आधार पर आनुवंशिक के नए प्रयोग एवं नवीन खोजें हुई। मेंडल को इस आनुवंशिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए आनुवंशिकी का जनक या फादर की संज्ञा भी दी गई, ठीक है, ये उसे नाम मिला। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं कि मेंडल ने प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने संकरण प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न जीव में प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का पता लगाया, ठीक है, हमें पता है। संकरण विधि में वंश में पाए जाने वाले लक्षणों को एक साथ लाया गया है और उपयोग में लेते हुए उसने रोग प्रतिरोधक क्षमता, विपरीत स्थिति में बने रहने की क्षमता, फूलों का अधिक बड़ा एवं सुंदर उच्च उत्पादन वाली फसलें विकसित की। ये तो मेंडल के उपयोग थे। इस प्रकार गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्रा नस्ल की भैंसों वगैरह की और मुर्गियों की नस्लों की को भी बेटा सुधारा, ओके। इनकी नस्लों में अधिक दूध उत्पादन की क्षमता और मांस उत्पादन और तीव्र गति से प्रजनन क्षमता विकसित की गई। अनेक प्राणियों में कुछ आनुवंशिक रोग एवं दोषपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं, जिनका निराकरण भी जनन स्तर या जीव स्तर पर मेंडल के नियमों की सहायता से हो सका है, ठीक है। मेंडल की सफलता के कारण, अब सफलता के कारण क्या थे भाई, क्यों वो सफल हुआ? तो सफलता के कारण थे, मेंडल ने अपने प्रयोगों से स्पष्ट किया कि 7 विपरीत लक्षणों को ही शामिल किया गया है। एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया और इन 7 विपरीत लक्षणों से वंशानुगति का नियंत्रण करने वाले कारक, जीन और विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जिसके कारण मेंडल ने अधिक भाग्यशाली रहे और संलग्नता से प्रक्रम से बच गए। उन्होंने पूर्ण रूप से शुद्ध गुण वाले पौधों को प्रयोग में लिया। अपने प्रयोग में F2 एवं F3 पीढ़ी तक किए जाने वाले अपने परिणामों को विधिवत देखा गया, ठीक है ना, ओके। संकर पूर्वज या प्रतीप संकरण, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस और परीक्षण संकरण। संकर पूर्वज में पता है क्या है? अब देखो भाई, एक पीढ़ी तो बनी ये वाली TT और ये TT, यहाँ गैमेट बनेंगे कैपिटल T, स्मॉल t। अब जब दोनों में क्रॉस हो गया तो ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करो, संकर पूर्व मतलब बैक क्रॉस में आप लोग क्या करें, इस F1 पीढ़ी के पादप का जो प्रभावी पादप है उससे क्रॉस कराओगे तो संकर पूर्व या प्रतीप संकरण कहलाता है। और परीक्षण संकरण में क्या है कि F1 पीढ़ी के किसी पौधे का, देखो यहाँ दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ संकरण कराए थे तो उसे संकर पूर्व संकरण कहते हैं। और यहाँ F1 पीढ़ी के किसी सजातीय अज्ञान और जीन के संयुग्म के साथ में अप्रभावी जनक से संकरण कराया जाए तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल जो मेंडल का पहले वाला लॉ था, जो फर्स्ट वाला लॉ था मेंडल का, उसका एक्सेप्शन बनकर आया। क्या बनकर आया? देखो, पहला है आपका बैक क्रॉस, पहला है हम लोगों का क्या, बैक क्रॉस। एक मिनट में पेपर ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। भाई बैक क्रॉस की बात करें ना तो बैक क्रॉस की बात करता है मेंडल। बैक क्रॉस क्या है भाई? अब देखो, बैक क्रॉस क्या कहता है कि जब किसी भी F1 पीढ़ी के पादप का, अब इनसे तो पौधे इस तरीके के बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। पहला F1 पीढ़ी के पौधे का आप किसी जनक से करा रहे हो, इससे करा रहे हो, यानी ये प्रभावी जनक है ना, ये प्रभावी और अप्रभावी जनक है। जब F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस प्रभावी जनक से कराते हो, अब इसका क्रॉस करा दो इससे, ठीक है। युग्मक बनेंगे इस तरीके के और यहाँ बनेंगे इस तरीके के, ठीक है। अब जब इनके गैमेट्स बनकर आएंगे T T T और स्मॉल t, तो एक पौधा ये बनेगा, एक पौधा ये बनेगा, ठीक है। यानी सभी पौधे लंबे होंगे, लेकिन लंबे तो होंगे तो शुद्ध लंबे कितने हैं भाई? 4 पौधे जिसमें से 2 तो शुद्ध लंबे और 2 अशुद्ध लंबे, यानी कि इनकी जो जीन प्रारूप है वो 1:1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बैक क्रॉस की बात करें, ठीक है, टेस्ट क्रॉस की बात करें, टेस्ट की बात करता हूं मैं, ओके। तो टेस्ट क्रॉस में क्या कहता है ये? टेस्ट क्रॉस के अंदर मेंडल क्या कहता है कि जब किसी भी, वही पौधे इस तरीके के बना दिए हम लोगों ने, ठीक है भाई। ये कहता है कि F1 पीढ़ी के पौधे का, यानी कि इस पौधे का आप अप्रभावी कारक के साथ कराओ, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो यहां पर लक्षण प्रारूप क्या निकल करके भाई? गैमेट्स तो ये इस तरीके के बनेंगे, ठीक है। यानी यहां पर जो है, यहां पर लक्षण प्रारूप 1:1 का प्राप्त होता है, यानी कि ये पौधे लंबे होंगे और ये पौधे क्या होंगे? बौने होंगे। और जीन प्रारूप भी 1:1 का होगा। यहाँ पर तो लक्षण और जीन प्रारूप सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पर लक्षण प्रारूप जो है वो तो 4:0 का आएगा और जीन प्रारूप 1:1 का आएगा। तो इस तरीके से बदल जाते हैं, ठीक है। इसे मेंडल ने नाम दिया। अच्छा, कुछ टर्म आते हैं,
कारक फैक्टर, विशेष लक्षण की वंशानुगति अभिव्यक्ति के उत्तरदायी एकक अथवा कारक को जीन भी कहा जाता है। ठीक है, आप इन कारकों को क्या बोलते हैं? जीन। जीन क्या है? वही विशेष खंड जो वंशानुगति की अभिव्यक्ति का निर्धारण करता है। युग्म विकल्पी अलील, अलील क्या है? अलील किसी भी कारक अथवा जीन के 2 या 2 से अधिक विकल्पी रूप, ठीक है, 2 या 2 से अधिक विकल्पी रूप जो है, उदाहरण के लिए मटर के पौधे को बीज की आकृति प्रदान करने वाले जीन अलील हो सकते हैं, गोल और जोड़ीदार आर जो भी है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से इसको अलील बोलते हैं, जैसे इम्यूनोलॉजी IAIO0। ठीक है, लक्षण विशेषक ट्रेट, ये लक्षण है जैसे फूल का रंग, बीज की आकृति। ठीक है, प्रभावी गुण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसे प्रभाविकता भी बोलते हो। ठीक है ना, प्रभावी गुण। अप्रभावी गुण जो F1 में अपना प्रभाव नहीं दिखाते और F2 में दिखाते हैं। ठीक है, जो सामान्य समयुग्मजी की स्थिति होते हैं, ये समयुग्मजी और दोनों में हो सकते हैं। ठीक है ना, असमयुग्मजी दोनों स्थिति में हो सकते हैं। ठीक है, जीन प्रारूप, भाई एक व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना को जो नर या मादा जनकों से वंशानुक्रम में प्राप्त होती है, जीन प्रारूप कहते हो। लक्षण प्रारूप, भाई जीवी के किसी भी अधिक गुणों का बाह्य अभिव्यक्ति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है ना, ओके। समयुग्मजी जिसमें एक समान युग्मक होते हैं। ठीक है, विषम युग्मजी जिनमें अलग अलग प्रकार के युग्मक होते हैं। ओके, जनक पीढ़ियाँ, माता पिता जनक पीढ़ी कहलाती है। F1 पीढ़ी जो जनकों से प्राप्त पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी। अच्छा, F1 में जब क्रॉस कराते हो तो उससे जो पीढ़ी निकलती है वो कौन सी पीढ़ी होती है? समयुग्मजी। ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। एकल संकर क्रॉस, यानी इसमें ये खाली टर्म है जो मेंडल ने दी रखी है, भाई इसमें एक ही जोड़ी के लक्षणों को लिया जाता है। ठीक है ना, ओके। द्विसंकरण क्रॉस, इसमें 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस करते हैं। संकरण जिस हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें भाई हाइब्रिड बनाने की क्रिया होती है। परीक्षण क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, F1 संतति में अप्रभावी और प्रभावी लक्षणों के बीच में जो संकरण प्राप्त होता है। व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल। यहाँ पता है क्या है, यहाँ भाई ये इनको आप लोग अलग अलग कर दो। यहाँ पर एक को अगर मेल लिया, इसको फीमेल लिया, तो अगली बार इसको मेल ले लो, इसको फीमेल कर दो, यानी लिंग चेंज कर दो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब मेंडल के नियमों से विचलन, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बेटा हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। ओके।